एक बड़ा सा गांव और उस गांव में एक छोटा सा मिट्टी का घर, जहां गौरी नाम की लड़की अपने माँ के साथ अपने मामा के घर रहा करती थी। गौरी के पिता की मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद से ही वो अपने माँ के साथ अपने मामा जी के घर पर रहा करती थी। गौरी बहुत मेहनती थी। गौरी की माँ अब वृद्धावस्था में पहुंच चुकी थी। उनकी तबीयत ज़्यादातर खराब रहा करती थी। वैद्य जी ने आराम करने को कहा था। मैंने बाजार से फल ले आए हैं, अब आप रोज फल खाएंगी। वैद्य जी ने कहा था ना कि आपकी तबीयत सही हो जाए, इसके लिए आपका अच्छे से ख्याल रखना होगा। वो फल आप खुद खाएंगी और किसी को नहीं देंगी। आप समझ रही हैं ना मेरी बात माँ? गांव में बच्चों की खिलखिलाने की आवाज़ें आ रही थी। गौरी जब भी बच्चों की आवाज़ें सुनती थी, उसे उसके बचपन की याद आ जाती थी। क्या हुआ? क्या सोच रही है मेरी बच्ची? भूख लगी है ना? मैंने तेरे लिए खाना पका दिया है। मैं तेरी माँ हूँ, तेरी सब बात समझती हूँ। खाना पका दिया? आपने फिर रसोई घर में अपने पैर रखे? मैंने आपसे मना किया था ना। वैद्य जी ने आपको कोई भी काम करने से मना किया है, आप क्यों नहीं मानती? थोड़ी देर बाद हांफते हुए थके हारे गौरी के मामा जी घर में आते हैं। माथे से पसीना टपक रहा था। हाँ, आज फिर मेरा पूरा दिन बीत गया पर कोई काम नहीं मिला। चिंता मत कीजिए मामा जी, आपको कल कोई काम जरूर मिल जाएगा। चलिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ, आप हाथ पैर धो लीजिए। तू रोज रोज खुद को ये छोटे दिलासे क्यों देती रहती है? आखिरकार कौन इन कांपते बूढ़े हाथों को मजूरी देने वाला है? कोई नहीं देगा बिटिया। गौरी का पूरा जीवन केवल जिम्मेदारियों में बीता था। उसे उम्मीद थी कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। घर थोड़ा अच्छे से चल सके, इसलिए वो सिलाई का काम भी करती थी। उस दिन रात को तेज तूफान चल रहा था। आज तो लगता है कि तेज बारिश होगी और फिर छत से पानी टपकेगा। क्या करूं? कितना भी सिलाई कर लूं, घर चलाने के लिए अच्छा आय नहीं कमा पाती हूँ। क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अगली सुबह गौरी की माँ की तबीयत थोड़ी और खराब लग रही थी। आज तो मेरा ये सिर बहुत फटा जा रहा है। अब नहीं लगता है कि मैं बच सकूंगी। मेरी मृत्यु के बाद अपने मामा जी का ख्याल रखना। हमारा तुम्हारे मामा जी पर बहुत बड़ा ऋण है बेटा। ये आप कैसी बातें कर रही हैं माँ? वैद्य जी ने कहा था ना कि आपको कुछ भी नहीं होगा, और आपकी दवाइयाँ भी तो चल रही है। ऐसे कैसे आपको कुछ हो जाएगा? रुकिए, मैं अभी आपके लिए चाय बना कर ले आती हूँ, कुछ नहीं होगा। दोपहर का वक्त था। गौरी घर की सफाई कर रही थी। बाहर ढेर सारा कूड़ा इकट्ठा था। कूड़े में एक आईना भी था। गौरी उस आईने को अपने हाथों में उठा लेती है। अरे वाह, कितना सुंदर आईना है। ये तो बिल्कुल शाही आईना लगता है, जैसे किसी राजा या रानी का आईना हो। इसे पहले कभी नहीं देखा, आज कूड़े में मिल रहा है। एक काम करती हूँ, इसे घर में जाकर अपने कमरे में लगा देती हूँ, वहाँ अच्छा लगेगा। गौरी उस आईने को अपने कमरे के बाजू में लगा देती है। अचानक से उस आईने में एक धुंधला सा चित्र उभरता है। वो चेहरा गौरी का तो नहीं था। गौरी परेशान सी हो जाती है। डरो मत गौरी, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगी। मैं तो तुम्हें सच्चाई बताने आई हूँ। मैं तुम्हें हकीकत बताऊंगी, वो सच्चाई जिससे तुम अभी तक अनजान हो। ये सब क्या है? कहीं कहीं ये कोई सपना तो नहीं, या फिर मेरी थकान का असर? ये तुम्हारा सपना तो नहीं हो सकता, अभी तो दिन ही हो रहा है। अगर मैं रात में आती तो तुम इस बारे में सोच भी सकती। वैसे मैं लोगों को सच बताने के लिए आती हूँ। गौरी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था।
अचानक उस आईने में एक अजीब सी औरत चलते हुए नजर आती है। एक बड़ी सी हवेली पर उस औरत की तस्वीर कुछ धुंधली सी थी। अरे ये औरत मैंने तो इन्हें देखा है। मैं जानती हूँ इन्हें। हाँ, तुम जानती हो इन्हें, क्योंकि ये कोई और नहीं, ये तुम्हारी माँ है। तुम सही सुन रही हो गौरी, ये तुम्हारी सगी माँ यानी कि कुंती देवी है। मेरी माँ? अरे नहीं नहीं, तुम क्या बोल रही हो? ये तो कोई अमीर सी महिला लगती है। अचानक एक बार फिर आईने में वो चेहरा दिखता है, पर इस बार बिल्कुल साफ। वो हंसता हुआ चेहरा किसी और का नहीं, बल्कि वो चेहरा गौरी की माँ का था। गौरी को तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो पा रहा था कि ये उसकी माँ का चेहरा है। आईने से वो चेहरा ओझल हो जाता है और गौरी की आंखें भर आती हैं। ये सच नहीं हो सकता। मेरी माँ इतनी अमीर कभी थी ही नहीं। उन्होंने मुझे बताया था कि उनका पूरा जीवन गरीबी में बीता। शादी से लेकर शादी के पहले तक हमेशा से वो एक गरीब महिला थी। ये तो केवल तुम्हें लगता है गौरी, बाकी सत्य तो यही है कि तुम सच से अनजान हो। तुम दूर दूर तक कुछ भी नहीं जानती हो। आखिरकार क्या चल रहा है ये सब? अगर तुम्हें बताना ही है तो मुझे सब कुछ सच सच क्यों नहीं बताती हो? ये तुम इतना घुमा फिरा कर क्यों बता रही हो? बताओ बताओ, आखिरकार क्या बात है? हाँ, एक बार फिर आईने में एक तस्वीर दिखाई पड़ती है। इस बार वो तस्वीर किसी पुरुष की थी, पर वो तस्वीर भी धुंधली थी। जानती हो ये व्यक्ति कौन है? ये व्यक्ति ही तुम्हारी माँ के इस जीवन का कारण है। आज जो कुछ भी तुम्हारी माँ के साथ हो रहा है, इन सब का कारण ये व्यक्ति है। क्या कहा? ये व्यक्ति? पर मैं तो इस व्यक्ति को जानती भी नहीं हूँ। माँ ने तो नहीं बताया कभी। एक बार फिर उस आईने में एक चित्र उभरता है। वो चित्र इस बार व्यक्ति के हाथों में लगी घड़ी पर इशारा करता है। अरे अरे, ये घड़ी तो मैंने कहीं देखा है। हाँ, मैंने इसे कहीं देखा है। मैं सच कह रही हूँ। तुम मुझे बताओ कि ये कौन है? मैं तुम्हें नहीं बता सकती हूँ कि आखिरकार ये कौन है। ये बात तो तुम्हें खुद ही पता करना होगा। जाओ जाओ गौरी, और सच का पता लगाओ। आखिरकार यही सही समय है। गौरी प्रश्न करने के लिए अपनी माँ के पास पहुँचती है। माँ, आज आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि मेरे पिता कौन थे, उनका क्या नाम था और वो कैसे दिखते थे। आपने मुझे कभी भी कोई सत्य नहीं बताया उनके बारे में। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, आपको बताना ही होगा। आज अचानक तेरे मन में ये ख्याल कहाँ से आ गया बेटिया? देख, मैं तुझे तेरे पिता के बारे में कुछ भी नहीं बता सकती हूँ। आखिरकार ये सब तुझसे कौन कह रहा है? मुझे पता है, ये सब गांव वाले ही कह रहे होंगे। हाँ, तो इसमें बुरा क्या है माँ? मैं अपने पिता के बारे में आखिरकार कुछ क्यों नहीं जान सकती हूँ? मेरा भी तो हक है। आज आपको मुझे सारी बातें बतानी होगी। आप मुझे बता दीजिए कि मेरे पिता कैसे दिखते थे। मेरी तबीयत वैसे इतनी खराब है, ऊपर से तू अपने पिता की बातें लेकर बैठ गई। मेरी तो और भी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं नहीं, आज मैं तुझे कुछ नहीं बताऊंगी। जा जा, तू पानी भर के ले आ। गौरी बाजार से सामान लेकर गुजर रही थी। गांव के कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। अरे जयंती, तुम्हें पता चला क्या? सेठ मल्होत्रा गांव में वापस आ रहे हैं। मुझे तो सोच कर ही डर लग रहा है। ऐसा व्यक्ति जिसने न जाने कितनी महिलाओं की जिंदगी बर्बाद की, आज भी खुला है। सही कहा, उसके अपराध की कोई सीमा भी तो नहीं है, आज भी खुला घूम रहा है। ऐसे लोगों को तो पुलिस को पकड़ लेना चाहिए और जीवन भर उस जेल में डाल देना चाहिए। ऐसे लोग अगर खुले घूमेंगे तो भाई आम आदमी कैसे जिएगा? वो एक नंबर का अपराधी है।
हाँ, ऊपर से उसने हमारे गांव के ही कुछ महिलाओं की जिंदगी बर्बाद की है। उनमें से बेचारी वो कुंती काकी हैं। वो तो अब बूढ़ी हो गई है, पर उनका जीवन उस सेठ ने बर्बाद कर दिया। अरे शारदा, इस बारे में बिल्कुल भी बात मत करो। हाँ, तुम्हें पता है ना, कुंती काकी ने हम सबसे कहा था कि कोई भी इस बारे में बात नहीं करेगा। उनकी बेटी को इस सच्चाई के बारे में पता बिल्कुल भी नहीं चलना चाहिए। चलो चलो, मैं तो जा रही हूँ, मेरे घर का पूरा काम छूट रहा है। ये लोग तो मेरी माँ के बारे में बात कर रहे हैं, और वो कौन सी बात है जो मेरी माँ मुझसे छुपा रही है? और ये सेठ मल्होत्रा, आखिरकार ये कौन है, और इसने मेरी माँ की जिंदगी कैसे बर्बाद कर दी? आज तो मैं माँ से सारी सच्चाई पता करके रहूंगी। आखिरकार ये सब क्या चल रहा है? गौरी अपने घर पर आती है और बहुत खोजबीन करने के बाद एक संदूक में उसे एक पुरानी तस्वीर मिलती है। उस तस्वीर में वही व्यक्ति था जो उस आईने में देखा था, और वही घड़ी जो उसने हाथ में पहना था। अब तो उसका शक यकीन में बदल चुका था। ये तस्वीर तो उसी व्यक्ति की है जिसे मैंने आईने में देखा था, क्योंकि उसके हाथ में ये वही घड़ी थी जो मैंने आईने में साफ देखा था। अब तो मैं माँ से सारी सच्चाई पता करके रहूंगी। कल सुबह दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। गौरी दौड़ती हुई उस कमरे में आती है जहां वो आईना लगा हुआ था। उसे देखते ही आईने में फिर एक बार वो तस्वीर सामने आ जाती है। गौरी उदास थी, उसे अब आईने पर यकीन हो चुका था। क्या हुआ गौरी, इतनी परेशान क्यों हो? और तुम इस वक्त यहाँ? तुमसे बोला था ना मुझसे दिन में बातें किया करो, रात में करोगी तो तुम्हें तो लगेगा कि ये सब केवल एक सपना था। नहीं, अब से मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगी। मुझे तुम पर यकीन हो गया है। आज मुझे संदूक में उस व्यक्ति की तस्वीर मिली जिसे तुमने कल मुझे आईने में दिखाया था। उसके हाथों में बिल्कुल वही घड़ी थी। बहुत अच्छी गौरी, तुम सच्चाई की ओर आगे बढ़ रही हो। इसी तरह आगे बढ़ती रहो। तुम्हें जल्द ही सारी सच्चाई के बारे में पता चल जाएगा, और उस व्यक्ति के बारे में भी। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि तुम केवल इशारे क्यों करती हो, संकेत क्यों दिखाती हो, सीधे सीधे मुझे सारी बातें क्यों नहीं बता देती हो? तुम्हें तो सब पता होगा ना। कृपया कर मुझे उस व्यक्ति के बारे में सब बता दो। काश मैं ऐसा कर सकती गौरी, पर तुम्हें सच्चाई का पता अपने आप ही लगाना होगा। जाओ, तुम अपनी माँ के पास जाओ, अब वही तुम्हें सारी सच्चाई बता पाएंगी। अगली सुबह गौरी अपनी माँ के साथ तख्त पर बैठी हुई थी। गौरी के हाथों में वो तस्वीर थी, और आज उस तस्वीर के बारे में गौरी अपनी माँ से पूछने वाली थी। आज तो मेरी तबीयत बिल्कुल अच्छी लग रही है। सच में मेरा सिर भी बहुत हल्का सा लग रहा है, और तूने ऊपर से इतनी स्वादिष्ट अदरक वाली चाय पिला दी। पर ये क्या, तेरे हाथ में ये किताब कैसा? गौरी उस किताब में लगी वो तस्वीर अपनी माँ को दिखा देती है। उसकी माँ वो तस्वीर देखकर भौचक्का रह जाती है। उनके हाथ से वो चाय का गिलास नीचे गिर जाता है। ये क्या है? हाँ, तुझे ये तस्वीर कहाँ से मिली? कितनी बार कहा है कि मेरी चीज़ों को हाथ मत लगाया कर। तूने मेरा संदूक खोला ना, तूने उस पे लगा वो ताला तोड़ दिया ना। ये तूने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। आखिरकार तूने ऐसा क्यों किया? चिल्लाने से अब कोई फ़ायदा नहीं है माँ। अब आपको सारी सच्चाई बतानी होगी, सारी सच्चाई। आखिरकार ये व्यक्ति कौन है? मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे भी सच्चाई जानने का पूरा हक है। आज आपको मुझे बताना ही पड़ेगा ये व्यक्ति कौन है और आपका अतीत क्या है। ठीक है, तुझे सच्चाई जाननी है ना, तो मैं तुझे बताऊंगी।
पर तू उसके बाद जीवन में कभी भी उस व्यक्ति और मेरी कहानी के बारे में जिक्र नहीं करेगी। तू उसे एक दुर्घटना समझकर भूल जाएगी। बताती हूँ मैं तुझे, मेरा जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। मैं अपने माता पिता की चौथी बेटी थी, इसीलिए वो दोनों ही मेरे जन्म से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। ना जाने भगवान ने मेरे ही किस्मत में ये सारे दुख क्यों लिखे हैं। मैं अपने संतान के रूप में पुत्र चाहता था, पर किस्मत को तो देखो, इसने हमें हमारी चौथी संतान भी बिटिया के रूप में दे दी। आखिरकार हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्यों हुआ ये सब आखिरकार? शांत हो जाइए, क्रोधित मत होइए। अब भगवान ने हमें जो दिया है, हमें उसे स्वीकार करना ही होगा। हमारी किस्मत में ये बेटी ही लिखी थी, इसीलिए भगवान ने हमें ये दिला दिया। अब आप इस तरह गुस्सा मत करिए। किस्मत में जो लिखा होगा होगा, और अभी से भविष्य की चिंता क्यों करना। मेरा पूरा बचपन गरीबी और दुख में बीता। हमेशा से मैं ताने सुनते आई थी, पर जब मैं बड़ी हुई तब मेरे लिए शादी का रिश्ता एक अमीर घर से आता है। हमने तो ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने अमीर घर से शादी के लिए मेरे लिए रिश्ता आएगा। अरे भाई दीनपाल, तुम तो सच में बहुत भाग्यवान हो, और तुमसे भी अधिक तुम्हारी बिटिया भाग्यवान है। आखिरकार मेरे बेटे ने तुम्हारी बिटिया को अपनी पत्नी के रूप में जो स्वीकार किया है। अरे उसके लिए विदेश से रिश्ते आते थे, पर उसकी इच्छा तो तुम्हारी बिटिया से विवाह करने की ही है। वो सब तो ठीक है सेठ जी, आपकी हम पर मेहरबानी है, पर वो मैं कह रहा था कि वो दहेज कम नहीं हो सकता क्या? मतलब वो दहेज बहुत ज़्यादा है। मेरी चार बेटियां थीं, अब उनमें से सिर्फ छोटी बेटी बची है। इतना दहेज हमने उन बेटियों पर भी दिया है। अरे अपने हाथ से इतना अच्छा अवसर मत गवा दो दीनपाल, कि बाद में पछताना पड़े। इतना अच्छा रिश्ता तुम्हें कहीं दोबारा नहीं मिलने वाला है। अरे थोड़े से दहेज की ही तो बात है। ये कुटिया, ये ज़मीन सब कुछ बेचकर विवाह करवा दो, फिर तुम्हारी बेटी जीवन भर ऐशो आराम से रहेगी। मेरे पिता फिर घर के भीतर आते हैं। क्या हुआ? क्या कहा उस सेठ ने? सच में हमारी बिटिया तो बहुत भाग्यवान है। ये तो खुद ब खुद भाग्य लेकर पैदा हुई थी, जो इसके लिए इतना अच्छा, इतना अमीर रिश्ता आया है। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मेरी बिटिया के लिए ये रिश्ता आएगा। हाँ वो तो है भाग्यवान, पर वो दहेज बहुत अधिक मांग रहे हैं। जितना दहेज हमने अपनी तीनों बेटियों के विवाह में दिया था, उससे 2 गुना अधिक दहेज देना पड़ेगा मुझे। अब मैं सोच रहा हूँ कि इतना दहेज मैं कहाँ से लेकर आऊँगा। अब तुम ही कुछ बताओ मुझे। हाँ तो रहने दीजिए ना पिताजी, आपके पास जब इतने पैसे नहीं हैं तो आप क्यों इतना दहेज देना चाहते हैं? रहने दीजिए पिताजी, मुझे तो वो एक लालची व्यक्ति लगते हैं। वो केवल विवाह कर रहे हैं तो दहेज के लिए। इसके पीछे उनका स्वार्थ छिपा हुआ है। आप उनसे मत करवाइए मेरा विवाह। अरे ए लड़की, तू पागल हो गई है क्या? तेरे हाथ में इतना अच्छा अवसर आया है और वो तू खोना चाहती है। बस आज भर का कष्ट है, उसके बाद तू जीवन भर ऐशो आराम से रहेगी। हमारा क्या, हम तो बूढ़े हो गए हैं, कल को गुजर जाएंगे। तेरा जीवन ही सुधरेगा इस विवाह से। तेरी माँ बिल्कुल ठीक बोल रही है बिटिया, तुम्हारा जीवन सुखी रहे, बस इसी में हमारी भलाई है। हमें क्या, हम तो इस झोपड़ी में अपना जीवन बिता लेंगे, जिस तरह गरीबी में हमारा बाकी का जीवन बीता। अब ये बस बुढ़ापे के कुछ दिन भी इसी तरह गुजर जाएंगे। बस तुम्हारा जीवन अच्छे से गुजरना चाहिए। फिर मेरा विवाह उस सेठ के बेटे से हो जाता है, उस मल्होत्रा परिवार में जहाँ मैं ऐशो आराम से रह सकती थी।
अरे भाई, जाओ जाओ, मेरे पिता का आशीर्वाद लो, वही मेरे कर्ता धर्ता है। ये घर इतना बड़ा आलीशान, ये हवेली जो तुम देख रही हो ना, ये सब मेरे पिता के बदौलत हो सका है। ये सब उन्हीं की मेहनत का कमाल है। वो ना होते तो हम इतने अमीर ना हो पाते। अरे बस करो बेटा, बस करो, कितनी तारीफ करोगे मेरे। और मेरे बाद तो ये हवेली तुम्हारी ही है, तुम्हारी और बहू की। इस व्यापार को हमेशा बनाए रखना। बहू, तुम इस घर में बिल्कुल आराम से रह सकती हो, यहाँ तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह कुछ वर्ष बीत जाते हैं। अब हमारी हमारी एक संतान थी जो कि एक बेटी थी। हमारा जीवन बहुत अच्छे से बीत रहा था। पर एक दिन मेरे जीवन में ऐसा आया जब सब कुछ तहस नहस हो गया। मेरे सामने एक बहुत बड़ी सच्चाई आती है। उस तूफान के बाद सब कुछ ढेर हो गया, पर मैं अभी भी खुद पर नाज करती हूँ, फक्र करती हूँ कि मैं उस वक्त सच्चाई के साथ डटी रही और मैंने खुद पर विश्वास किया, ना उन जैसे पापी लोगों पर। ये सब क्या है? मेरे सामने सारी सच्चाई आ गई है आप लोगों की। मुझे सब पता चल गया है, आप लोग मुझे धोखा दे रहे हैं। आपने पहले भी 4-5 विवाह कर चुके हैं ना। मुझे ये कार्ड मिला है, ये ढेर सारे कार्ड जिनमें अलग अलग लड़कियों के नाम लिखे हुए हैं। उन सब का विवाह आखिरकार आपके साथ कैसे हो सकता है? आप लोगों ने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया, आखिरकार क्यों? अरे ये शादी का कार्ड तुम्हें कहाँ से मिला? अरे वो मैं तुम्हें बताना भूल गया, तुमसे पहले मेरी कुछ और शादियाँ होने वाली थी, पर वो सभी शादियाँ वो मैंने तोड़ दिए। वो लड़कियाँ मुझे पसंद नहीं आई, आखिरकार तुम जो पसंद आई। अच्छा, तो ये बात है। पर मुझे सब पता चल गया है। आप लोग मुझसे झूठ बोल रहे हैं। आप महीने के 20-20, 25-25 दिन गायब रहते थे और क्या कहते थे कि मैं अरब देशों में व्यापार करता था। अरे आपका व्यापार ये है कि आप गरीब लड़कियों की गरीबी का फ़ायदा उठाकर उनसे खूब ढेर सारा दहेज खींचते थे और फिर उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते थे। अरे तुम्हारी जबान तो बड़ी तेज तेज फड़फड़ा रही है। आखिरकार तुम्हें दिक्कत क्या है? तुम इस घर में सुख सुविधाओं के साथ रह रही हो, तुम्हें कोई कमी नहीं हो रही है। अब तुम्हें अचानक से इस बात से दिक्कत क्यों होने लगी है? हाँ, मैं तुम्हें सारी सुख सुविधाएं दे रहा हूँ, तुम समझ रही हो ना? आपको क्या लगता है कि मैं वो महिला हूँ जिसे केवल धन और संपत्ति से मोह हो? नहीं, मैं अपराध के विरुद्ध हमेशा खड़ी रहूंगी, उसके समर्थ में कभी भी नहीं, जीवन में नहीं। आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत से औरतों की जिंदगी बर्बाद की है। मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। अपनी जबान पर लगाम दो, समझी तुम? आखिरकार तुम्हें यहाँ कमी किस चीज़ की है? मेरे बेटे ने तुम्हें सब कुछ दिया, प्यार, धन, संपत्ति, और इस घर में ऐशो आराम। अरे उन लड़कियों से जाकर पूछो जिन्हें हमने केवल सड़क पर छोड़ दिया था। तुम भाग्यवान हो। मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जो इस धन के आगे बिक जाऊं। आपकी नीयत की ये खोट तो मुझे उसी दिन दिख गई थी जब आपने मेरे पिता से इतने ढेर सारे दहेज की मांग रखी थी। आप जैसे लोगों को तो इस दुनिया में रहने का हक तक नहीं है। मैं पुलिस के पास जाऊंगी, कंप्लेंट तक करूंगी। मैं पुलिस के पास गई, यहाँ तक कि उन औरतों के पास भी गई जिनके साथ ये अपराध हुआ था, पर किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। सब उस व्यक्ति से डर चुके थे। सेठ मल्होत्रा का हर जगह डर था। केवल उन पैसों के चलते मैं हार गई। किसने कहा माँ कि आप हार गई? आप कभी नहीं हार सकती, आप अवश्य जीतेंगी। वो सेठ मल्होत्रा अब सलाखों के पीछे जाएगा। मैं राजा के पास जाऊंगी, मुखिया के पास जाऊंगी, किसी भी कीमत पर उस सेठ मल्होत्रा को सलाखों के पीछे डलवाऊंगी, उसे सजा दिलवा कर रहूंगी। हाँ, पर ये तो बहुत कठिन कार्य है बेटा। इस पूरे जड़ की फसाद यानी कि मेरे ससुर जी, वो तो अब नहीं रहे, उनकी मृत्यु हो गई है।
पर उनके द्वारा बोया गया बीज यानी कि उनका बेटा मेरे पति यानी सेठ मल्होत्रा अभी भी जीवित हैं। आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं मुखिया के पास जाऊंगी। गांव में बैठक बुलाया जाएगा, लोगों की भीड़ इकट्ठा होगी। उस भीड़ को देखकर वो सेठ मल्होत्रा वैसे भी डर जाएगा और वो सारा सच कबूल कर देगा। उस सेठ मल्होत्रा की खैर नहीं, उसे उसकी गलतियों की सजा मिलेगी। हाँ, और वो जो हमारे गांव का नया मुखिया नियुक्त हुआ है ना, वो मेरे ससुर जी का चचेरा छोटा भाई था। वो उनकी सारी काली करतूतें जानता है। वो हमारा साथ अवश्य देगा, वो हमारे साथ खड़ा रहेगा। ये सच में बहुत अच्छी बात हुई है। हमें उनके पास चलकर सारी बात करनी चाहिए। ये आप क्या कह रही हैं माँ? वो मुखिया आपके ससुर का चचेरा छोटा भाई था। तब तो वो हमारा साथ बिल्कुल भी नहीं देगा। वो अब जब उनका भाई था तो वो तो उनके साथ ही खड़ा रहेगा ना। ये तो हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, पर कोई बात नहीं, हम महाराज के पास जाएंगे। अरे अरे बिल्कुल नहीं, वो मुखिया हमारा साथ अवश्य देगा। मेरे ससुर ने अपने भाइयों को भी कहीं का नहीं छोड़ा था। उन्होंने उनकी सारी जायदाद हड़प ली थी। अब तो वो हमारे साथ ही खड़े रहेंगे। उसकी काली करतूत सामने लाने के लिए इससे अच्छा मौका अब नहीं मिल सकता है। गांव में बैठक बुलाई जाती है। बहुत से लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है और वहां पर सेठ मल्होत्रा भी उपस्थित होता है। अरे अरे काका, आप तो मेरे चाचा है ना, मेरे चाचा। आप मेरे विरोध में ये बैठक कैसे बुला सकते हैं? अब आप जब मुखिया के पद पर आ गए हैं तो आपको घमंड हो गया है। भूलिए मत, मेरे पिता ने आप पर कितने एहसान किए हैं, आप समझ रहे हैं ना? अच्छा, एहसान किया है, धोखा दिया है। देखो, मेरे पिता और तुम्हारे पिता के पिता में बहुत अच्छा भाईचारा था। दोनों भाई आपस में बहुत खुश थे, पर तुम्हारे पिता ने सब बिगाड़ दिया। मुखिया जी, इस अपराधी को छोड़िएगा मत, इसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइएगा। इसने ये जो अपना पूरा राज्य बसाया है ना, ये उन औरतों की जिंदगी बर्बाद करके बसाया है। उनके दहेज से इसका ये पूरा बुढ़ापा पल रहा है। देखो, अब तो मुझे सारे सबूत मिल चुके हैं। मैं महाराज के पास जाऊंगा। इसे सजा मिलना तो निश्चित है। बाकी इसकी इस पूरे जायदाद का बंटवारा भी होगा और तुम लोगों को पूरा हक दिया जाएगा। आखिरकार तुम लोगों ने सच्चाई को सामने लाने में हमारी इतनी मदद की। नहीं मुखिया जी, इस धन का हिस्सा केवल मुझे नहीं मिलना चाहिए, बल्कि उन औरतों को भी मिलना चाहिए जिनके साथ इस व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है। उन औरतों को भी बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। मेरी तो बस आपसे यही दरख्वास्त रहेगी। उन्होंने भी बहुत कुछ सहा है।